मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है इसका विस्तार से अध्ययन किया था और इसमें हमने बताया था कि व्यक्तिगत श्रेणी में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है और सतत श्रेणी में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है। साथ ही हमने इस बात की भी चर्चा करी थी कि कई बार श्रेणियां 2 से अधिक दे दी जाती है और स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है। उस स्थिति में भी हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को जांच करने का एक मेथड है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसको कि संभाव्य विभ्रम के नाम से जाना जाता है या प्रोबेबल एरर या संभाव्य त्रुटि के नाम से जाना जाता है। यह संभाव्य त्रुटि सहसंबंध की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। अगर ये माना जाता है कि यदि सहसंबंध का मान ज्यादा हो 6p यानी संभाव्य त्रुटि के 6 गुना से, संभाव्य त्रुटि को 6 गुना करें या 6 से गुणा करें, उसके बाद भी यदि r का मान ज्यादा आता है तो हम बोलेंगे कि सहसंबंध का मान सार्थक है। अगर r का मान लेस देन r से 6p ज्यादा हो यानी संभाव्य त्रुटि का 6 गुना r से ज्यादा हो तो हम उस प्रकार के सहसंबंध को विश्वसनीय नहीं मानेंगे। संभाव्य त्रुटि के माध्यम से हम वह सीमा ज्ञात कर सकते हैं जिनके बीच में सहसंबंध गुणांक लाइज करता है, यानी r प्लस माइनस p के माध्यम से हम वो सीमाएं निकाल सकते हैं जिनके मध्य सहसंबंध गुणांक लाइज करता है, सहसंबंध गुणांक होने की संभावना है। उदाहरण के लिए अगर हमने पति व पत्नी की आयु के 20 डाटा से कोई सहसंबंध गुणांक निकाला, अब उस सहसंबंध गुणांक का हम प्रोबेबल एरर निकालकर r प्लस माइनस पी करके वो 2 सीमाएं ज्ञात कर लेंगे। तो अगर हम उन 20 में से कोई नमूना लेकर फिर सहसंबंध गुणांक निकालेंगे तो 50% संभावना यह होगी कि हमारा सहसंबंध गुणांक इस सीमा के बीच में ही आएगा। इस प्रकार से ये सीमा निर्धारण के लिए प्रयोग में होता है। तो हम पहले ये सीखेंगे कि इस प्रोबेबल एरर किस प्रकार से निकाला जा सकता है, फिर हम इसके कार्य के बारे में देखेंगे। तो प्रोबेबल एरर निकालने के लिए करते हैं 0.6745 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट n, जहां n होगी आपकी पदों की संख्या और r बराबर है सहसंबंध और प्रोबेबल एरर बोले तो संभावित त्रुटि है। देखिए, मैंने एक सवाल कराया था, पति व पत्नी की आयु, मैंने 10 पति व पत्नी की आयु ली थी, उसमें हमने सहसंबंध गुणांक निकाला था तो सहसंबंध गुणांक आया था 0.82। अब इस स्थिति में हम संभाव्य त्रुटि की गणना करेंगे तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। PE बराबर 0.6745 या इसको आप 0.6745 को 2/3 भी यूज कर सकते हैं। इससे आपके रिजल्ट पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लगभग वही आएगा। -1 माइनस 0.82 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट n का मतलब 10। देखिए हमने यह क्या, n का मान 10 रख दिया, r का मान 0.82 रख दिया। तो अब इसका प्रोबेबल एरर निकालेंगे तो आएगा प्रोबेबल एरर बराबर 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.82 हम इसमें से घटाएंगे तो आएगा 0.3276। क्या करेंगे, 1 में से 0.82 का स्क्वायर घटाएंगे और इसका अपन निकालेंगे तो आएगा 3.162। अब इसको हम निकालेंगे तो आएगा 0.07, ये पीई का मान आया। ये आया हमारा संभाव्य त्रुटि। अब देखिए r इज ग्रेटर देन 6pe होना चाहिए, तो हम r का मान 0.82 ज्यादा है, 6 गुणा 0.07, 0.82 इज ग्रेटर देन 0.42। तो हम कहेंगे कि हमारा हमने जो पति और पत्नी की आयु के बीच में जो सहसंबंध गुणांक निकाला वो हमारा एकदम सही है। तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम संभाव्य त्रुटि की गणना कर सकते हैं और ये इसके माध्यम से हम वो विश्वसनीय सीमाएं निकाल सकते हैं जहां हम अगर कोई सैंपल लिया जाए तो सैंपल में उस जो सहसंबंध गुणांक आने की संभावनाओं की सीमा होगी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो r प्लस
पीई, तो हमारी पहली सीमा हो जाएगी 0.82 प्लस 0.07, तो अगर 0.89 ये पहली सीमा हो गई, और आर माइनस पीई दूसरी सीमा हो जाएगी 0.82 माइनस 0.07, तो 0.75। यानी अगर हमने उन पति और पत्नी की आयु के डाटा में से कोई डाटा अगर हम निकाल लेते हैं, कुछ पति और पत्नी की आयु का निकाल कर उससे अगर हम सहसंबंध गुणांक निकालते हैं, तो उस सहसंबंध गुणांक का मान 0.75 से 0.89 के बीच में आएगा। इसकी 50% संभावनाएं हैं। दूसरी चीज, सहसंबंध सार्थक है या नहीं है। कई बार दो श्रेणियों में, ऐसी भी श्रेणियों में सहसंबंध आ सकता है जिनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उस स्थिति में हम इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि हमारा सहसंबंध गुणांक सार्थक है या नहीं है। जैसे नमक की कीमत और कार की मांग, इसमें हम सहसंबंध निकालना चाहेंगे तो डाटा आएगा तो सहसंबंध निकलेगा, पर अगर उसको हम सार्थकता की कसौटी पर कसेंगे तो वहां यह शो होगा कि यहां सहसंबंध गुणांक का मान सार्थक नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं कि संभाव्य, ये जो संभाव्य विभ्रम है या प्रमाप त्रुटि है, इसके काम क्या क्या है। तो सबसे पहली बात हमने ये बताई कि हम इसके माध्यम से सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, जिनके बीच में अगर हम नमूना लें, उसी सहसंबंध गुणांक के जो डाटा हमारे पास हैं, उन डाटा में से अगर हम एक सैंपल लें, तो सैंपल का जो मान है उसमें सहसंबंध का मान उस सैंपल में आएगा। तो सीमा निर्धारण है आर प्लस माइनस पीई। तो पहली सीमा हुई आर प्लस पी और दूसरी सीमा हुई आर माइनस पी। जैसे कि अभी हमारे आई थी 0.89 और दूसरी आई थी 0.75। तो ये सीमाएं हैं जिनके विद्य 50% प्रोबेबिलिटी है कि अगर उसमें से हम एक सैंपल लेंगे तो आर का मान इसके बीच में आएगा। दूसरी बात ये देखिए कि सहसंबंध सार्थक है या सहसंबंध सार्थक नहीं है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी। तो अगर आप ये देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सहसंबंध का मान सार्थक है या नहीं है, तो आप यहां देखेंगे कि इफ आर इज ग्रेटर देन 6p, यानी हमारे सहसंबंध का मान प्रमाप त्रुटि के 6 गुना से, या हम यूं भी लिख सकते हैं इसको, r बटे पीई इज ग्रेटर देन 6। अब हम संभाव्य विभ्रम के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि सहसंबंध की सीमा निर्धारण में संभाव्य विभ्रम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात r में प्लस पीई और r माइनस पीई, ये दो सीमाएं हैं जिसके अंदर अगर किसी श्रेणी का हमको r पता हो, जैसे मान लीजिए 82 है, और दूसरा हमको n का मान पता हो, तो हम अगर इसमें से कोई नमूना उठाएंगे तो हम वो सीमाएं बता सकते हैं कि 50% चांस है कि हम नमूना उठाएंगे तो उसमें r का मान 0.75 से 0.89 के बीच में आएगा, जैसा कि हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं। दूसरी चीज, सहसंबंध सार्थक है या नहीं है, इसकी गणना करने के लिए भी r शुड बी ग्रेटर देन p, यानी सहसंबंध का मान 6pe से ज्यादा होना चाहिए, अर्थात r बटे pe ज्यादा होना चाहिए 6 से। जितना r बटे पी का मान जितना ज्यादा होगा, सहसंबंध को उतना ही सार्थक माना जाएगा। और अगर इसका मान r बटे पी का मान 6 से कम होता है तो हम ये मानेंगे कि सहसंबंध सार्थक नहीं है, यानी दोनों श्रेणियों में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है। वो सहसंबंध है वो कृत्रिम रूप से संख्याओं की वजह से आ रहा है, बाकी उसमें कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है। दूसरी चीज, अगर देखिए, अगर r बटे पी ये आता है 6, इसका मतलब देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ द सीरीज, उन दोनों में कोई भी सहसंबंध नहीं है। इसी प्रकार से अगर r का मान 0.3 आवे और p बहुत लो आवे, p का मान बहुत कम आवे और r का मान 0.3 आवे, तो हम ये कहेंगे कि दोनों श्रेणियों के मध्य कोई भी सहसंबंध नहीं है। अगर r का मान 0.5 या उससे ज्यादा आता है और पीई लो आता है, पीई बहुत कम आता है और सहसंबंध की सार्थकता होती है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों श्रेणियों में पक्का ही सहसंबंध है। इसका मतलब, और अगर देखिए इसी प्रकार से कुछ सीमाएं भी है जहां हम संभाव्य विभ्रम का प्रयोग करेंगे। संभाव्य विभ्रम तब काम आएगा जब पहली चीज n का मान ज्यादा हो। अगर मान लीजिए केवल
2 और 3 या 5 भी श्रेणियां हैं जिसमें पदों की संख्या 2, 3 या 4 ही है, तो ऐसी स्थिति में संभाव्य विवरण निकालना मुश्किल है। दूसरा, जहां सैंपलिंग की जाती है, प्रतिचयन होता है, प्रतिचयन में सहसंबंध जो संभाव्य विभ्रम है उसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। और अगर जो श्रेणियां हैं वो इस प्रकार से प्रसामान्य हो, यानी घंटी के आकार का वक्र उनकी आवृत्ति का, तब हमारा जो संभाव्य विभ्रम है वो ज्यादा उपयुक्त होता है। घंटी का मतलब है आवृत्तियां पहले कम है, कम से धीरे धीरे ज्यादा हो रही है, फिर आवृत्तियां धीरे धीरे कम हो रही है। इस प्रकार जो मंदिर में घंटी होती है उस प्रकार से आवृत्तियों का कर्व हो और आवृत्तियां प्रसामान्य रूप से बंटित हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबल एरर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्रोबेबल एरर को किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके बताता हूं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि सहसंबंध का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए जैसे देखा फर्स्ट n बराबर 10, पीई आपको दे रखा है 0. n बराबर दे रखा है, पीई आपको निकालना है और r का मान दे रखा है 0.6। अब इस आधार पर आपको यह पता करना है कि सहसंबंध सार्थक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पीई बराबर 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई √n। क्लियर। n का मान देखिए, हमने n का मान ले लिया 16, p हमको पता करना है r का मान 0.6, तो हम क्या करेंगे 0.6745 गुणा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, तो आएगा तो आएगा 0.6745 गुणा 0.36 अपॉन 4, तो यहां P का मान आएगा 0.108। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, n बराबर 16, P का मान हमको पता करना था, r का मान है, तो P का मान ही आया। अब देखिए r शुड बी ग्रेटर देन 6 PE, या r बड़ा होना चाहिए, r बटे पीई बड़ा होना चाहिए 6 से। अगर हम यहां देखें तो 0.6 बटे 0.108 बड़ा नहीं है 6 से, इसका मतलब है सहसंबंध जो निकाला गया है वह सहसंबंध सार्थक नहीं है। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, आपको n का दे रखा हो, r का मान दे रखा हो, और ये पूछा जा सकता है कि सहसंबंध सार्थक है या नहीं है। तो आप इस प्रकार से करेंगे और r बटे पी करेंगे। अगर वो 6 से ज्यादा आता, देखिए यहाँ 6 से कम आएगा, क्योंकि 0.1 अगर होता तो भी 6 आता, तो 0.1 से ज्यादा है इसलिए 6 से कम आएगा, तो हम बोलेंगे सहसंबंध का मान सार्थक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है प्रोबेबल एरर के बारे में। प्रोबेबल जैसे देखिए दूसरा हमको क्वेश्चन है n बराबर 16, प्रोबेबल एरर आपको दे रखा है 0.085, ठीक है। और अब आपसे पूछ लिया r का मान क्या होगा, तो देखिए Pe बराबर 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर बटे √n, हमने यहाँ 0.085 रख दिया हुआ है, 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, तो 0.085 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर, तो आएगा 0.51 माइनस 1 बराबर माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस 0.49 बराबर माइनस का आर स्क्वायर, तो आर का मान है 0.7। ये आप निकाल सकते हैं। क्या करना है, पी का मान रख दिया 0.6745 रख दिया, आर का मान हमको निकालना है। ये -1 उधर जाकर +1 उधर जाकर माइनस का मान हुआ, माइनस माइनस कटा तो आर दिशा है। अब देखिए आर बटे पीई शुड ग्रेटर देन 6, तो हमारा आर का मान है 0.7 और ये है 0.085 इज ग्रेटर देन 6। आप 0.7 में 0.085 का भाग देंगे तो 6 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यहाँ 0.1 भी होता तो 7 आता, तो ये 100% 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 6 से ज्यादा है, इसलिए हम बोलेंगे कि सहसंबंध का मान सार्थक है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, इसको भी आप समझिए। अगर आपको यूं दे दिया कि फर्स्ट आपको ये दे दिया r
बराबर 0.5 और पीई बराबर 0.02 और आर बराबर 0.8, दूसरे में दे दिया आर बराबर 0.8 और पीई बराबर 0.04। अब पूछा इन दोनों में से कौन सा अधिक सार्थक है। क्या पूछा है? दोनों में से कौन सा अधिक सार्थक है। ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, आर बटे पी, देखो ये हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो आर बटे पीई ऑफ ए का देखेंगे तो आएगा 0.05, 0.02, 25 गुना। कितना है? सार्थक तो है, कितने गुना है? 25 गुना है, दोनों सार्थक है। बी में हम देखेंगे तो आएगा आर बटे पी बराबर 0.8 बटे 0.04 दैट इज 20 गुना। तो देखिए दोनों ही सार्थक है, क्योंकि 6 गुना से ज्यादा है तो सार्थक माना जाएगा। पर अगर हम देखें तो ए श्रेणी में ज्यादा गुणा है, बी में कम गुणा है, तो हम बोलेंगे बी की तुलना में ए में सहसंबंध का मान ज्यादा सार्थक है। तो ये सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या एक और तरीका है कि अगर अब से n का मान ही पूछ लिया जाए तो भी हम इसमें कर सकते हैं। अगर इसने सवाल में ही पूछ लिया n क्या होगा, r का मान दे देगा आपको, r का मान दे दिया मान लो 0.64 और पीई का मान दे दिया। चौथा इसमें n का मान, जैसा कि आपको पता है, चौथा इसमें n का मान पूछा जा सकता है जहां r बराबर 0.64 दे रखा है और पी का मान 0.1312। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पीई बराबर 0.6745 गुणा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एन। पी का मान रख दिया 0.1312 बराबर 0.6745 माइनस 1 माइनस 0.64 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एन, तो आएगा 1312 0.6745, ऐसा कैसे? क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5904 डिवाइडेड बाई रूट एन। तो रूट एन निकालेंगे तो आएगा 0.6745 0.5904 डिवाइडेड 0.1312, तो लगभग इसका मान आएगा 3, तो एन का मान आ जाएगा 9। इस प्रकार से संभाव्य विभ्रम की स्थिति में 4 प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। पहले एन और आर का मान देकर पी पूछेंगे और पूछेंगे कि सहसंबंध सार्थक है या नहीं है, तो आप निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में आर का मान पूछा जा सकता है, पी और ये दिया हुआ है, और उसके बाद में सहसंबंध सार्थक है या नहीं है वो पूछा जा सकता है। या आर और पी दोनों दिए हुए हों और ऐसी स्थिति में कौन सा सहसंबंध अधिक सार्थक है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और लास्ट वन एन का मान पूछा जा सकता है। इस प्रकार से अगर कोई संभावित त्रुटि का सवाल आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।